अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोग के सामने। आज हम बात कर रहे हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। जिसके बारे में मैंने पहले की कक्षा में बताया था कि किस तरह से प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है बिना किसी निर्णय के समाप्त हो जाता है और सरकार को विवश होना पड़ता है। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार बैकफुट पे नजर आती है। उसे यह महसूस होता है कि कांग्रेस के बिना किसी भी प्रकार के संवैधानिक सुधार के बारे में सोचना भी बेमानी है। तो आखिर कौन कौन सी घटनाएं हुई थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बीच, ताकि एक बार फिर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में ब्रिटिश सरकार को विचार करना पड़ा। तो आप तो जानते ही हैं कि बिना किसी कारण के कोई घटना होती नहीं है। तो हम चलेंगे व्हाइट बोर्ड पे और देखेंगे कि वो कौन कौन से कारण थे जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1931 ईस्वी में समाप्त हुआ था, वो फिर कैसे दोबारा से 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट करना पड़ा। तो पहला अगर हम कारण देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव, क्योंकि मैंने पिछले कक्षा में बताया था कि किस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है और यह आंदोलन इस कदर आगे बढ़ता है कि न सिर्फ भारत में बल्कि इसका डंका या इसका जो मतलब प्रचार है वो पूरे विश्व में होता है। मैंने बताया था आप लोग को दांडी यात्रा वाले क्लास में कि कैसे वेब मिलर जो अमेरिकी पत्रकार थे वो महात्मा गांधी के साथ साथ चलते हैं 78 अनुयायियों के साथ और पूरे आंदोलन के वो कवरेज करते हैं और वो वर्ल्ड लेवल पे उस आंदोलन को ले जाते हैं। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने भी दांडी यात्रा की तुलना पेरिस मार्च से की थी जो नेपोलियन के द्वारा किया गया था। तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार पर पड़ना था और एक दबाव उत्पन्न हुआ, जिसका परिणाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन के लिए जो प्रभाव था वो बहुत इंपॉर्टेंट कारण था। दूसरा था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब होता है तो उसमें कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सारे दलों को बुलाया जाता है और जब वहां बुलाया जाता है तो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावे जो सिख समुदाय के, क्रिश्चियन समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के वो अलग अलग प्रतिनिधि होते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन नहीं होता है तो कांग्रेस नहीं होती है। तो उस कंडीशन से वहां पे कोई भी निर्णय नहीं हो पाता है। परिणाम यह होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बार फिर से कांग्रेस की ओर मुंह देखना पड़ता है। इसका दूसरा पहलू भी है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है उस दरमियान लगभग 90,000 से अधिक जो प्रदर्शनकारी होते हैं उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है और यह एक काफी बड़ी संख्या थी और इसका परिणाम यह था कि अब उससे अधिक क्षमता नहीं थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि वो लोगों को जेल में बंद करके रख सके। तो उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। सरकार का दबाव होता है ब्रिटिश सरकार का कि किसी प्रकार से इस आंदोलन के प्रभाव को कम किया जाए और उसके लिए महात्मा गांधी को बुलाना आवश्यक था। तो उसी क्रम में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में किस प्रकार से उनको जब दांडी यात्रा के बाद जब धरसना जाते हैं जो मुंबई में था वहां पर उन्हें एक बार फिर से जेल में बंद कर दिया जाता है और जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन समाप्त होता है और उसके बाद जब कोई निर्णय नहीं होता है तो पुनः महात्मा गांधी को 26 जनवरी 1931 ईस्वी को उनको रिहा करना पड़ता है और जब रिहा करने के बाद सरकार पर ये दबाव होते हैं कि किसी प्रकार से महात्मा गांधी को आप लोग जो है कन्विंस कीजिए, उनको अपनी ओर मिलाइए, उनको सम्मेलन में भाग लेने के लिए आप प्रेरित कीजिए। और उसका परिणाम होता है कि लॉर्ड इरविन के साथ उनका एक पैक्ट होता है, समझौता होता है, जिसके बारे में हमने विस्तृत कक्षा ली थी गांधी और इरविन के बारे में। तो आप जो पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से कुछ चीजों पे महात्मा गांधी की सहमति बनती है और कुछ चीजों पर लॉर्ड इरविन की सहमति बनती है और इसी समझौता जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, उसी समझौते में एक बात ये भी होती है कि कांग्रेस जो है अब क्या करेगी, अगले जो गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें उसका पार्टिसिपेशन होना होगा। तो एक कारण ये भी था। तीसरा था कि मैंने जिक्र किया था पहले भी कि कांग्रेस का भाग नहीं लेना, कांग्रेस जो थी वो भाग नहीं ली थी और चूंकि हम जानते हैं कि कांग्रेस उस समय तत्कालीन समय में एक लोकप्रिय पार्टी थी। बाकी पार्टियां थी जैसे मुस्लिम लीग थी और भी जस्टिस पार्टी थी, समाजवादी स्वराज दल था
हिंदू महासभा था, ये सब बहुत सारे पार्टियां थी, परंतु उनका वर्चस्व या जनता पर उनका नियंत्रण उतना नहीं था जितना कि कांग्रेस पार्टी पर थी। तो कांग्रेस पार्टी का भाग नहीं लेना भी एक असफलता का बहुत बड़ा कारण था। संवैधानिक सुधारों की मांग, क्योंकि पूरा गोलमेज सम्मेलन का जो ताना बाना था वो संवैधानिक सुधारों के लिए ही था, और वो इस जब असफल हो गया ये, तो फिर ये अपने काम को करने में सफल नहीं रहा, क्योंकि हर एक 10 वर्ष पर संवैधानिक सुधार की बात हो रही थी। और यहाँ पे जब भी आप देखेंगे इतिहास को उलट करके, तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसके बाद से ही सुधारात्मक अधिनियम लाने का या उसके बारे में सोचना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरू किया था। तो उसका ही एक परिणाम था कि साइमन कमीशन भी आया, और वो चाहते थे कि इस तरह से जो संवैधानिक सुधार हो और यहाँ की जनता जो उग्र हो रही थी वो क्या हो जाए, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो अपने आप को नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सके। और सबसे एक अंतिम था कारण कि जो गांधी ऋण समझौता हुआ, उसके बाद कराची में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक अधिवेशन बुलाया गया, और उस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके द्वारा यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हाँ, अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, जाएगी कहाँ, गोलमेज सम्मेलन के लिए। मैं बता दूं कि इस सम्मेलन की एक खास बात और थी कि पहली बार आर्थिक परिदृश्य में भी सोचने के लिए कहा गया, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो थी यहाँ पर वो सिर्फ संवैधानिक सुधार के बारे में नहीं, आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी अपने इस अधिवेशन में निर्णय लेती है कि हमें आर्थिक रूप से क्या क्या प्लान करना है, सब चीजों के बारे में। तो ये इसका कारण था कि इन सब कारणों के बाद हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, फिर से वही सारा सेटअप तैयार होता है। सेटअप क्या तैयार होता है, हम लोग पहले पढ़ा था कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो लंदन में हुआ था। कहाँ पे, सेंट जेम्स पैलेस, वहां पे एक पैलेस था जिसका नाम था सेंट जेम्स पैलेस, वहां पर हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो मैं आपको पहले बता दूं कि उसके अध्यक्ष कौन थे, रैमजी मैकडोनल्ड। वो कौन थे, प्रधानमंत्री थे उसमें, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो पिछले बार जो हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन उसमें भी वही थे। अब इसमें कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया, तो इसमें 79 प्रतिभागी जो थे इसमें उन्होंने भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से कौन कौन लोग थे, तो महात्मा गांधी, मैंने बताया आपको कि महात्मा गांधी को लाने के लिए ही इतना सारा ताना बुनाया गया था। तो महात्मा गांधी थे, उनके साथ सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट भी थी। पर मैं बता दूं कि जो सरोजनी नायडू या जो एनी बेसेंट थी, ये सब अपने व्यक्तिगत खर्चे पे आई थी। यहाँ पे सिर्फ महात्मा गांधी को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश सरकार के द्वारा बुलाया गया था। उसके बाद हिंदू महासभा की ओर से मालवीय, मदन मोहन मालवीय, एम जयकर वो पार्टिसिपेशन दे रहे थे, जबकि मुस्लिम लीग की ओर से आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद इकबाल। आप मोहम्मद इकबाल के बारे में जानते होंगे, उनका जो बहुत फेमस ही एक लिरिक्स था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। वो भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। फिर डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जान रहे हैं। इनके साथ एक और व्यक्ति थे, श्रीनिवासन। वो दो लोग थे जो इनके प्रतिनिधित्व कर रहे थे दलितों का। फिर अन्य बहुत सारे देसी रियासत भी थे और पार्टियां भी थी, जैसे जस्टिस पार्टी पारसियों के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे थे, एंग्लो इंडियंस थे, व्यापारी वर्ग थे। हाँ, वर्मा और सिंध राज्यों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए थे। तो पिछली बार की तुलना में इस बार प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा थी और उसमें भाग लेने वाले लोग जो थे इसमें काफी ज्यादा थे। अब हम देखते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, 7 सितंबर 1931। हालांकि शुरुआत जो है गोलमेज सम्मेलन की 7 सितंबर 1931 को होने वाली थी, परंतु महात्मा गांधी थोड़ा लेट से पहुंचते हैं। ठीक है, एसएस राजपुताना एक जहाज था, जिस जहाज से वो इंग्लैंड आते हैं, लंदन, जहाँ पर उनका ग्रैंड वेलकम होता है, उनको बुलाया जाता है, काफी संख्या में लोग उनके वेलकम के लिए आते हैं। और वो पहुंचते कब हैं, भारत से लंदन 26 सितंबर 1931 को, और वो तब इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो इस सम्मेलन, जब सम्मेलन स्टार्ट होता है तो वहां पर फिर से सारे लोग जुटते हैं, सारी चीजें होती हैं, और उसमें कांग्रेस के द्वारा क्या मांग रखी जाती है, कांग्रेस द्वारा मांग रही थी कि भारत में उत्तरदायी शासन बनाई जाए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से इस अपने बात को रखती कि कांग्रेस को बुलाने का उद्देश्य यही है कि हम किस लिए बुला रहे थे, संवैधानिक सुधारों के लिए। तो यहाँ पर जो था, भारत में उत्तरदायी शासन के लिए उन्होंने कहा कि शासन हो। दूसरा इनका मांग था कि जो वायसराय थे उनके अधिकारों में कटौती की जाए। तो ऐसा क्यों, क्योंकि वायसराय जो थे वो कहीं ना कहीं वो तानाशाही प्रवृत्ति को अपना रहे थे, क्योंकि वायसराय का पावर इतना अधिक था कि जो निर्वाचन प्रणाली थी या जो प्रक्रिया थी उसमें जो जनप्रतिनिधि थे उनकी भूमिका एकदम से गौण हो जाती है।
क्योंकि वो अपने वीटो का प्रयोग करके, अपने अधिकारों का प्रयोग करके जो जनप्रतिनिधि थे उनके जो भावनाएं थी उसको कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। इसलिए ये बहुत जरूरी था, कांग्रेस का ये मानना था कि बहुत जरूरी है जो वायसराय हैं उनके अधिकारों में कटौती की जाए। ये तो हो गई कांग्रेस पार्टी की ओर से बात। अब अंग्रेज क्या चाहते थे या क्या उन्होंने अपने रखा, तो उसमें उन्होंने रखा भारत में संघीय ढांचा प्रणाली का निर्माण होगा। अंग्रेज शुरू से बात करते कि हमको संघीय ढांचा प्रणाली रखनी है। दूसरा क्या था कि अल्पसंख्यक के मुद्दों पर फिर से वार्ता हो। जैसे मैं आपको बताया था कि 1909 ईस्वी में जो सुधार के प्रस्ताव रखे गए थे मार्गो मिंटो के द्वारा, उसमें पृथक निर्वाचन की बात की गई थी मुसलमानों की। वहीं 1919 में किसके लिए बात की गई थी, सिखों के लिए बात की गई थी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में। अब यहाँ पर उन्हीं सब मुद्दों पे फिर से बात करने की चर्चा हो रही थी। और तीसरा था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल थी। क्योंकि आप इसको गौर से देखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो धीरे धीरे करके क्या कर रही थी, भारत में एक सामाजिक बंटवारा करने की कोशिश कर रही थी, जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, भारत के सामाजिक विभाजन के बारे में कर रहा था। कहीं ना कहीं भारत की एकता और संप्रभुता जो थे उसको वो खंडित करने का प्रयास कर रहे थे। उनकी वो जो नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, फुट डालो और राज करो की, उसी नीति का वो यहाँ पर अनुसरण करना चाहते थे। और हालांकि इसमें उनको सफलता भी मिल रही थी। क्यों? क्योंकि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वहां पर पहली बार ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने देखा कि किस प्रकार जो भारतीय हैं वो स्वराज के मांग को छोड़ करके वो आपसी मुद्दों में, आंतरिक मुद्दों में इतने उलझे हुए हैं कि देश की स्वतंत्रता उनके लिए सेकेंडरी हो गई है और प्राथमिकता पहले जो है वो अपने आंतरिक समस्याओं को रख रहे हैं। तो यह एक बहुत ही उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी कि हम अगर ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में हम लंबे अवधि तक भारत पर शासन कर सकते हैं। और उन्हीं कारणों से इन्होंने दलितों को भी अपना अगला निशाना बनाया। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलितों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा था उसमें उनका एक बात स्पष्ट था कि उनका ये कहना था कि भारत स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता भारत को मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है भारत में जो दलित हैं उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। अगर भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो भी जाता है तो यहाँ पे जो दलित हैं उनको उनके अधिकार प्राप्त तभी होंगे जब उन्हें निर्वाचन में उनको भूमिका दी जाएगी। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपने भाषण में जो गोलमेज सम्मेलन रहा था उसमें उन्होंने अपनी बात को रखी थी। तो ये तो बात थी कि दलित और डॉक्टर अंबेडकर का जो प्रतिनिधित्व था, परंतु ये सब जब चीजें चल रही थी तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि एक बार फिर से यह आंदोलन क्या हो गया, बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। यानी कि जो हाल प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हुआ था वही हाल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में होने लगा। जैसे ही प्रस्ताव आया कि दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हो, महात्मा गांधी ने तुरंत उसका विरोध किया। और विरोध क्यों किया? विरोध इसलिए किया कि वो नहीं चाहते थे कि एक बार फिर से जो है राजनीतिक रूप से बंटवारा हो। और बैठक जो निर्णय समाप्त हुआ, जो उसके क्या क्या कारण थे, तो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच में विवाद। यहाँ पर पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है काफी दलितों के निर्वाचन पर काफी तीखी जो है प्रतिक्रियाएं हुई। महात्मा गांधी का ये मानना था कि दलित जो है वो हिंदू समुदाय के हैं और उन्हें ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, आरक्षण देकर या उन्हें उनके लिए अलग से निर्वाचन मंडल स्थापित करके उन्हें भी अल्पसंख्यकों के रूप में जैसे सिखों और मुसलमानों को अलग किया गया वैसे भी करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि अंबेडकर का ये मानना था कि आजादी तभी मिल सकती है कि जब देश के सभी वर्ग के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाए। उस समय अगर बात करें तो दलितों की स्थिति काफी खराब थी। अगर आप देखें, अगर आप पढ़ेंगे दलितों के इतिहास के बारे में तो आपको पता चलेगा कि हाँ, उनकी जो सामाजिक स्थिति थी वो काफी दयनीय थी। यहाँ तक कि पानी पीने की भी आजादी नहीं थी या जो सार्वजनिक जगह थे वहां पर भी उनके लिए एक समान रूप से अवसर प्राप्त नहीं थे। तो उन सब चीजों के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले
अंग्रेजों के सामने ही इन सब चीजों को रखना चाहते थे। तो खैर ये विवाद जो था ये काफी गहरा होता है, इस कारण से बैठक जो है और निर्णय समाप्त होने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी बात क्या है कि महात्मा गांधी का ये कहना था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरे 85% लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, और यहाँ पे आप महात्मा गांधी या कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है उसको आप इग्नोर करके आप कोई भी संवैधानिक सुधार नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस बात का पुरजोर विरोध किया कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, इस गोलमेज सम्मेलन में जो संवैधानिक सुधार है वो तभी मंजूर किए जाएंगे जब इसमें कांग्रेस पार्टी की सहमति होगी। तो इस कारण से भी महात्मा गांधी के द्वारा इस बैठक को में कोई न्यायोचित या उचित नहीं निर्णय निकला, उस कारण से ये समस्या उत्पन्न हुई। तीसरा था कि दलितों के निर्वाचन का विरोध कर रहे थे। मैंने जिक्र किया पहले भी कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच का जो विवाद था उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि वो दलितों के निर्वाचन का विरोध कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि दलितों को अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए। चौथा था संवैधानिक समस्याओं के समाधान और उसके बाद सांप्रदायिक मामले। उनका ये मानना था महात्मा गांधी का या कांग्रेस पार्टी का कि ठीक है, अगर कोई समस्या है तो हम लोग उसको आपस में निपटा लेंगे, पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, संवैधानिक जो समस्याएं हैं उसका हम लोगों को समाधान करना चाहिए। हम लोग किस लिए आए हैं यहाँ पे, उनका ये मानना था कि गोलमेज सम्मेलन जो बुलाया गया है उसका उद्देश्य ये है कि संवैधानिक जो समस्याएं हैं उनको सुलझा लें, और ये बाकी सांप्रदायिक मामले हैं वो सेकेंडरी हैं, उन मामलों को हम बाद में भी सुलझा सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स के कारण, इन सब कारणों से जो है ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तरह ही असफल हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, तो जब सम्मेलन असफल हो जाता है तो उसके बाद महात्मा गांधी एक बार जाते हैं मिलने के लिए जॉर्ज पंचम से। हाँ, जॉर्ज पंचम जो उस समय इंग्लैंड के राजा थे, वहां उनसे मिलने जाते हैं। तो मिलने जाने के दरमियान एक व्यक्ति थे चर्चिल, उनके द्वारा ये कहा गया कि ये एक महात्मा गांधी क्या है, एक अधनंगा फकीर है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा कहा गया महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर, तो वो कौन थे, चर्चिल। तो ये क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। अब हम चलते हैं इसी घटनाक्रम में आगे कि जब ये बैठक और निर्णय समाप्त होता है उसके बाद क्या घटनाएं होती हैं। तो उसके बाद महात्मा गांधी 27 दिसंबर 1931 को वापस भारत आ जाते हैं। जब वो भारत आते हैं वापस, तब तक भारत की स्थिति काफी बदल चुकी होती है। उनके आने से पहले ही नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन और भी बहुत सारे जो लोग थे उनको कांग्रेस के जो वरिष्ठ जो नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर पहले ही जेल में बंद कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने पहले देखा था कि लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच जो समझौता हुआ था उसमें यह कहा गया था कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। फिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि उस समय जो वायसराय थे वो इरविन थे, लेकिन जैसे ही वो भारत आते हैं महात्मा गांधी वापसी, उसके बाद वहां के वायसराय चेंज हो जाते हैं। और वो कौन होते हैं वायसराय, लॉर्ड वेलिंगटन, और उसमें भारत सचिव कौन होते हैं, सैमुअल हक। मैं इन दोनों के बारे में बता दूं आप लोगों को कि जो लॉर्ड वेलिंगटन थे वो उनकी जो नीति थी वो काफी दमनकारी नीति थी। उनका ये मानना था कि कांग्रेस या भारत जो है बिना दमन के इन पर नियंत्रण करना आसान नहीं है, और इस कारण से वो क्या करते हैं कि जितने भी कांग्रेस के जो नेता होते हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसमें नेहरू जी भी होते हैं, और उसके साथ साथ जो प्रेस है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है ताकि कोई भी न्यूज जो है वो अनावश्यक बाहर नहीं फैले, जिससे कि उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो। मतलब कि दमनकारी नीतियां जो है एक बार फिर से चलने लगती हैं, और एक बार फिर से जो समस्याएं उत्पन्न होना शुरू होती है राजनीतिक रूप से, जो लॉर्ड इरविन के समय काफी हद तक शांत हो चुकी होती है। फिर क्या है, कांग्रेस को यहाँ पर अवैध घोषित कर दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी जो थी उसको लोग अवैध घोषित कर देते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है और पुरजोर तरीके से इसका विरोध करना आरंभ करती है, और फिर दोबारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने का मांग उठता है, और महात्मा गांधी के द्वारा फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की घोषणा की जाती है। तो ये सब कारण थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में घटनाएं थी और उन घटनाओं के प्रभाव थे।
तो हम आगे जो है अगले कक्षा में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन सब के बाद और कौन सी घटनाएं होती हैं। तो मैं बता दूं कि इसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक सांप्रदायिक पंचायत लाया जाता है, जिसे कॉमनल अवार्ड कहते हैं। उसके हम लोग उसमें क्या क्या चीज़ों का प्रावधान किया गया उससे हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 10th और 12th के लिए है, पूना पैक्ट, जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।